तो अभी हमारा सीरीज चल रहा है जनरल फार्माकोलॉजी। उसमें हमने शुरू किया है फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन कर लिया। आज हम शुरू करेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसको हम मेटाबॉलिज्म शुरू करेंगे। मेटाबॉलिज्म या इसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका भी वेरी हाई इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है जो गारंटीड बनता है, एक तो एंजाइम इंड्यूसर्स वर्सेस इनहिबिटर्स, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और साइटोक्रोम P450, ये दो क्वेश्चन जो है गारंटीड बनते हैं इनमें से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल से। मान लो कि हमारे पास ये जो किडनी है, ठीक है ना, ये मान लो हमारी किडनी है। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा फिल्टर है, एज ए फिल्टर काम करता है। ठीक है, एज ए फिल्टर काम करता है, और इसमें से सिर्फ वाटर ही पास हो सकता है। सिर्फ इसमें से जो है वाटर ही पास हो सकता है। तो अब कोई भी ड्रग जो वाटर सॉल्युबल होगा, सिर्फ वही किडनी के थ्रू जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा ड्रग हो जो लिपिड सॉल्युबल हो, वो इसमें से पास नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो और वो इसमें से पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये किडनी जो है हमारा एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, अब लेकिन हमें पता है कि ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल्स होती हैं, तो फिर वो निकलेंगी कैसी? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को हमें वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो इसके थ्रू बाहर निकलेंगी। समझे? तो क्या होता कि मान लो कि कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, उसने कुछ काम किया और उसके बाद वो किडनी के पास आया। ठीक है, और उसने कहा कि मुझे एक्सक्रीट कर दो, पर किडनी ने बोला भाई जब तक तुम वाटर सॉल्युबल ड्रग में नहीं बदलोगे तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो इसीलिए फिर किडनी जो है इसको वापस ब्लड में भेज देता है ना, वापस उसको ब्लड में भेज देता है। तो ब्लड में भेजने के बाद फिर वो जाता है लीवर में, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वो उसमें वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट होता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लीवर जो है हमारा क्या हो गया, एक केमिकल फैक्ट्री हो गया, जहाँ पर जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया मेटाबॉलिज्म का। तो यानी कि पहले इसको समझ लेते हैं कि गोल क्या है, मेटाबॉलिज्म का गोल क्या है। गोल ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि कन्वर्ट, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग को, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है वाटर सॉल्युबल ड्रग में। ठीक है, वाटर सॉल्युबल ड्रग में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है या एक्सक्रीटेबल फॉर्म है। ठीक है, समझे? तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि मेटाबॉलिज्म में क्या करते क्या हम। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि क्या होता क्या है। देखो, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो फेजेज में होता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो फेजेज में होता है। ठीक है, फेज 1 और फेज 2, है ना, ये दो फेजेज में होता है। ठीक है, तो फेज 1 में क्या होता है? देखो, फेज 1 को हम बोलते हैं क्या, फंक्शनलाइजेशन, ठीक है, या मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, यानी कि इस स्टेज में क्या होगा कि फंक्शनलाइजेशन होगा या मॉडिफिकेशन होगा। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ड्रग जो है जब वो लिवर के पास जाता है तो वो ड्रग के साथ में
कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देता है, ताकि वो जो मॉलिक्यूल जो पहले लिपिड सॉल्युबल था वो बाद में वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट हो जाए। तो कौन कौन से जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप जो ऐड होता है, जैसे कि OH ऐड कर देता है या COOH ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये सारे जो है फंक्शनल ग्रुप को उसमें ऐड करता है। अब इसमें इस फेज में रिएक्शन कौन सी होती है? इस फेज में रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन, जो सबसे कॉमन रिएक्शन होती है वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर रिडक्शन भी होता है, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस भी होता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी इस फेज में होता है, ठीक है ना। पर सबसे कॉमन जो है वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो की प्लेयर कौन कौन से हैं, जो प्लेयर्स हैं, कौन कौन से इस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, तो वो है, सबसे पहला तो होता है साइटोक्रोम P450, ठीक है, या इसको हम शॉर्ट में CYP450 बोलते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, ठीक है ना, इसके एंजाइम्स होते हैं, तो ये लिवर में ही होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है ये सारे रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है कि जो है जो ड्रग जो है वो कुछ लिपिड सॉल्युबल से, मतलब लिपिड सॉल्युबल से ये वाटर सॉल्युबल में बदल जाता है, वाटर सॉल्युबल में बदल जाता। पर यहाँ पर ये फेज़ 1 ही है, तो ये पूरी तरह से वाटर सॉल्युबल में नहीं बदलता, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत वाटर सॉल्युबल में बदलता है, मतलब कि स्टिल ये थोड़ा बहुत एक्टिव रहता ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया फेज़ 1। फेज़ 2 में क्या होता है? देखो, फेज़ 2 को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन या सिंथेटिक, कॉन्जुगेशन या सिंथेटिक फेज, ठीक है। अब क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि फेज 1 जो है वो सफिशिएंट नहीं होता, उसमें जो है ड्रग जो है कुछ एक्टिव रह जाते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में फेज़ 2 में जब वो ड्रग एंटर करता है तो उसमें क्या होता है कि लिवर जो है वो एक जाइंट मॉलिक्यूल ऐड कर देता है, ठीक है ना, एक जाइंट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देता है, एक कंक्रीट ब्लॉक की तरह, ठीक है ना। इसमें जो कॉमन रिएक्शन होती है, वो है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। ये सबसे कॉमन है, इस पेज में ये सबसे कॉमन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी एसिटाइलेशन भी होता है यहाँ पर, ठीक है, और सल्फेशन भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे जो है इस फेज में ये सारे रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे कॉमन क्या है? ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन ना। तो इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो ड्रग है वो कितना भी लिपिड सॉल्युबल हो, वो हाईली वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है। और ये फिर उसके बाद इनएक्टिव भी हो जाता है ना। अब इनएक्टिव हो गया तो अब किडनी जो है इसको निकाल सकते, किडनी कैन फ्लश इट, ठीक है। तो ये हो गया। जब तक जो ड्रग है वो एक्टिव रहेगा तब तक किडनी उसको नहीं निकाल पाएगी, पर जैसे ही वो इनएक्टिव हो जाएगा तो किडनी जो है उसको निकाल सकती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया क्या? मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि
कि ये जो मेटाबॉलिज्म है इस किस किस से इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो एंजाइम इंडक्शन, देखो दो टर्म है, एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन, ठीक है ना। क्या होता है थोड़ा समझते। देखो जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, ठीक है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है वो दूसरे ड्रग की वजह से अफेक्ट हो सकता है। इसका फंक्शन जो है दूसरे ड्रग की वजह से अफेक्ट हो सकता है। तो इस बेसिस पर हम इन ड्रग्स को जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसमें, उसको हम बोलते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स, एंजाइम इंड्यूसर्स, ठीक है। तो इसको हम एक्सीलरेटर भी बोल सकते हैं, एक्सीलरेटर, ठीक है। मतलब कि ये क्या करेंगे, ये इस एंजाइम के फंक्शन को और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि कुछ ड्रग जैसे कि रिफाम्पिसिन जो है क्या करता है, ये लीवर को बोलता है कि और एंजाइम बनाओ, यानी कि ये लीवर को क्या बोलता है कि बिल्ड मोर एंजाइम्स, बिल्ड मोर एंजाइम्स, ठीक है। तो जब ये इसके काम को और ज़्यादा करने को बोल रहा है, लीवर को और ज़्यादा काम करने को बोल रहा है, तो इसीलिए इसको हम एंजाइम इंड्यूसर या एक्सेलरेटर बोलते हैं। यानी कि जब हम गाड़ी में एक्सेलरेटर देते हैं तो गाड़ी तेज़ दौड़ती है ना, तो वैसे ही कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एंजाइम को इंड्यूस करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं। यानी कि ये उसका एक एग्जाम्पल है रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि और एंजाइम बनाओ, ठीक है। तो इससे जो है इसका काम और ज़्यादा हो जाता, और तेज़ी से होने लग जाता है ना। तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या होता, ठीक है ना, क्या होता है अगर जब रिफाम्पिसिन लीवर को बोल रहा कि और एंजाइम बनाओ, तो उसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप, ठीक है। इससे क्या होगा, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्रग जिस रेट पे मेटाबोलाइज होना चाहिए था वो और ज़्यादा तेज़ी से डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ, ड्रग डिस्ट्रॉय फास्ट, ठीक है। तो नॉर्मली जो है एक ऑप्टिमम रेट से डिस्ट्रॉय होना चाहिए था, लेकिन जब एंजाइम इंड्यूसर देंगे तो ड्रग जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या इसकी वजह से हमें उसका कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि थेराप्यूटिक एक्शन, थेराप्यूटिक फेलियर कह लो, ठीक है ना। इसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। मतलब कि इसका कोई जो ड्रग जो है हमने जिस काम के लिए हमने ड्रग खाया था वो उस काम के लिए हम उसको यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, समझ गया, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, है ना, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है, तो उसके साथ अगर हम रिफाम्पिसिन देंगे, ठीक है ना, रिफाम्पिसिन हमें पता है क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है, तो जो है कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन हमने जिस काम के लिए लिया था वो काम इसका हो ही नहीं पाएगा, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, समझ गए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, तो ये तो हो गया हमारा एंजाइम इंड्यूसर। ऐसे ही दूसरा होता है एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक्स, जैसे वो था एक्सेलरेटर, इसको हम बोलेंगे ब्रेक, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे कि मान लो सिमेटिडीन, ठीक है, सिमेटिडीन जो है एंजाइम इनहिबिटर है। ये क्या करते हैं, ये
इन एंजाइम्स को बांध देते हैं, ठीक है ना, टाइज द वर्कर्स, ठीक है ना, जो लीवर में जो वर्कर यानी कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स हैं उनको ये बांध देते हैं, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है स्लो डाउन हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो ड्रग जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में, एक्यूमुलेट इन ब्लड, ठीक है। और अगर जैसे जैसे ब्लड में ये एक्यूमुलेट होता जाएगा तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी या ओवरडोज कह लो, है ना, ओवरडोज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लड में जो ड्रग है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, और जो फिर अगर एक लेवल के बाद जो है ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी इसकी, या ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक का एक हम एक टेबल बना के देख लेते हैं, ठीक है ना, एक रिवीजन टेबल देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, एक्शन क्या होता है उसका, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज इन साइटोक्रोम एक्टिविटी, CYP एक्टिविटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इफेक्ट ऑफ ड्रग, डिक्रीज इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, यानी कि फेल्योर, ठीक है। फिर है एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर क्या करेगा, ये डिक्रीज इन CYP एक्टिविटी, साइटोक्रोम P एक्टिविटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया 2 पॉइंट। और एक पॉइंट फेज 1 में क्या होता है, फेज 1 में क्या होता है, मेनली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो स्मॉल चेंज तो होता ही है, मतलब कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल ड्रग में चेंज तो होता ही है, लेकिन फिर भी ये कुछ कुछ एक्टिविटी रहता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको फेज 2 में जाना पड़ता है, फेज 2। फेज 2 में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन होता है किसका, ग्लूकोरोनाइड का, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर बिग चेंज होता है, ठीक है, और मेटाबोलाइट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो एक्सक्रीट भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब तक मेटाबोलाइट एक्टिव रहेगा तब तक वो एक्सक्रीट नहीं होगा, पर जैसे ही वो इनएक्टिव हो जाएगा वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट से आपके इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी देख लेते हैं, मेमोरी कि हम इसको याद कैसे रखें, ठीक है। मेमोरी टेक्निक, है ना, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर हमें एंजाइम इंड्यूसर याद रखना, ठीक है ना, एंजाइम इंड्यूसर,
इंड्यूसर याद रखना, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए निमोनिक क्या है, GPRS सेल फोन, ठीक है ना, GPRS सेल फोन है ना। तो पहले ज़माने में ऐसा फ़ोन आता ना सेल फोन जो GPRS पे काम करता था, तो GPRS सेल फोन, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, GPRS का मतलब ग्राइजियोफुल्विन, ठीक है। उसके बाद फेनिटोइन, ठीक है। उसके बाद रिफाम्पिसिन, है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा GPRS, एस से क्या है, स्मोकिंग, ठीक है ना, स्मोकिंग की वजह से भी एंजाइम इंड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कार्बामाज़ेपिन, ठीक है, सेलफोन का सी से कार्बामाज़ेपिन, और फोन का फिनोबार्बिटोन, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके एंजाइम इंड्यूसर्स हो गए। ऐसे ही एंजाइम इनहिबिटर्स के लिए कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए निमोनिक क्या होगा, विटामिन K फॉर C, ठीक है ना, विटामिन K फॉर C, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे बताओ, V से क्या होगा बताओ, V से होगा हमारा वाल्प्रोएट, ठीक है ना, वाल्प्रोएट, ठीक है। और फिर आइसोनियाजिड, ठीक है ना, आइसोनियाजिड, ठीक है ना। उसका K से कीटोकोनाजोल जो है क्या, एक एंटीफंगल है, ठीक है ना, एंटीफंगल है। इसके अलावा C से 2 आते हैं, ठीक है ना, सिमेटिडिन, ठीक है ना। सिमेटिडिन जो है एक अल्सर ड्रग है, ठीक है ना, अल्सर का ड्रग है, अल्सर में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा C से सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक है। और एक और है इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना। तो ये एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंजाइम इंड्यूसर्स के लिए निमोनिक्स है क्या, GPRS सेल फोन, एंजाइम इनहिबिटर के लिए है विटामिन K फॉर C, ठीक है। तो ये हो गया आपका निमोनिक, ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं कि बच्चे गलती कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, हाँ मान लो उसको हम ट्रैप बोल देते हैं, मिस्टेक या ट्रैप, ठीक है। तो बच्चे गलती क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो ट्रैप है वो ये है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब जो है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ब्रेकिंग डाउन, तोड़ देना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी अगर पेपर टफ बन गया ना तो इस पर ही कंफ्यूज कर देगा ना। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है ना। पर ऐसा हर बार हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये पहला वो है। तो इसका सही मतलब क्या होता है, समटाइम्स मेटाबॉलिज्म की वजह से, कभी कभी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से, इसका जो ट्रू वर्जन है वो ये है, मेटाबॉलिज्म की वजह से ड्रग जो है वो एक्टिवेट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रो ड्रग। जितने भी प्रो ड्रग्स होते हैं ना वो सारे जो है मेटाबॉलिज्म की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो और इसकी वजह से क्या बन जाता है, ड्रग बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये
जो मेटाबॉलिज्म, इस पे क्वेश्चन आता है, कई बार आया क्वेश्चन कि मेटाबॉलिज्म क्या मतलब हर बार क्या ब्रेकिंग डाउन, नहीं, कभी कभी जो स्पेशली जो प्रो ड्रग्स होते हैं उनमें अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो इसकी वजह से वो एक्टिव होकर ड्रग में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल जैसे कि एक प्रो ड्रग लेते हैं लीवोडोपा, है ना। लीवोडोपा एक प्रो ड्रग है, ठीक है, ये एक प्रो ड्रग है, ठीक है। तो जब हम इसका मेटाबॉलिज्म करेंगे, ठीक है ना, तो इसका मेटाबॉलिज्म जब हम इसका करेंगे, ठीक है ना, तो ये फिर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये जो बच्चे पहली गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इंड्यूसर और वर्सेस इनहिबिटर में, ठीक है ना। तो इनमें भी वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद रखो कि इंड्यूसर का मतलब होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, ठीक है ना। और इसकी अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो ड्रग लेवल क्या हो जाएगा, लो ड्रग लेवल, ठीक है। लेकिन इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो ब्लड में जो है ड्रग लेवल हाई हो जाएगा, तो हाई ड्रग लेवल, ठीक है, समझ रहे हो। तो इंड्यूसर जहाँ आएगा वहाँ पे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा लेकिन ब्लड में उसका लेवल लो हो जाएगा, और इनहिबिटर जहाँ पे होगा वहाँ पर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा लेकिन उस ब्लड में उसका लेवल हाई हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी वजह से भी क्वेश्चन जब घुमा देता है ना तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो तरह के जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, है ना। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब एक बार रिवीजन एक बार कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन एक बार कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा जो अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हमें वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमें वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करना है। इससे क्या होगा कि वो एक्सक्रीट ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना, ईजिली एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जो प्राइमरीली ऑक्सीडेशन होता है, उसके अलावा रिडक्शन भी होता है, ठीक है ना। और कहाँ पर होता है ये, साइटोक्रोम P450, ठीक है। उसके बाद फेज़ 2 में क्या होता है, फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन, जो सबसे कॉमन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें ग्लूकोरोनाइडेशन, ठीक है। और ये करने के लिए भी एनर्जी लगती है, ठीक है ना, रिक्वायर्स एनर्जी, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना, रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इंड्यूसर्स का निमोनिक क्या था, GPRS सेल फोन, ठीक है ना। इंड्यूसर्स इसका मतलब GPRS, ठीक है। तो इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, देखो ध्यान रखना, रिफाम्पिसिन, ठीक है। इसके अलावा फेनिटोइन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता, क्या इसकी वजह से कॉज ड्रग फेल्योर, ठीक है ना, ड्रग फेल्योर हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि ड्रग काम करना बंद कर देता है इंड्यूसर्स की वजह से। ऐसे ही इनहिबिटर्स की वजह से क्या होता है, इनहिबिटर्स, ठीक है ना, इसका क्या निमोनिक था, विटामिन के, ना, विटामिन के, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल था सिमेटिडीन, ठीक है, सिमेटिडीन। इसके बाद कीटोकोनाजोल, ये दोनों कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता, क्या इसकी वजह से होता है कॉजेज टॉक्सिसिटी,
ठीक है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना। इसके अलावा प्रोड्रग क्या होता है, ठीक है। प्रोड्रग जो होते हैं वो इनिशियली तो इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव इनिशियली, ठीक है, लेकिन एक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि लिवोडोपा, ये एक प्रोड्रग है, ठीक है। उसके बाद इनालप्रिल ये भी एक प्रोड्रग है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोड्रग हो गया। तो ये आपका रिवीजन भी हो गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मैं खाली बता देता हूँ, आप सुन लो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल गोल ऑफ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसका गोल क्या है, गोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन ए, इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, या कन्वर्ट वाटर सॉल्युबल ड्रग टू लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ठीक है, या कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग टू वाटर सॉल्युबल ड्रग, ठीक है, या आखिरी ऑप्शन टू बाइंड ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। क्या, तो इसका सही आंसर है, आपने सही गैस किया, ऑप्शन सी, है ना। लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हमें वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। चलो अब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि मान लो आप कोई एक पेशेंट देख रहे थे, ठीक है ना। उस पेशेंट ने वारफरीन ले लिया, क्या ले लिया, वारफरीन। अब बताओ वारफरीन क्या है। वारफरीन जो है एक ब्लड थिनर है, ठीक है। एक पेशेंट है जिसने जो कि वारफरीन ले रहा था, जो कि एक ब्लड थिनर है ना। अब पेशेंट को क्या हुआ कि ये तो एक रेगुलर दवाई उसकी चल रही थी, लेकिन अब पेशेंट को क्या हुआ, कोई एक इन्फेक्शन हुआ और फिर उसने रिफाम्पिसिन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब पेशेंट ने रिफाम्पिसिन लेना शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद क्या देखता है कि जो ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो यहाँ तक का मतलब समझो कि पहले वारफरीन लेता था वो, जो कि एक ब्लड थिनर था, ठीक है, लेकिन उसको कोई और बीमारी की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ, उसने रिफाम्पिसिन लेना शुरू किया, फिर उसने देखा कि उसका ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वारफरीन ने अपना काम करना बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो अब इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, रिफाम्पिसिन, मैं रिफान का RI फिल कर रहा हूँ, तो रिफाम्पिसिन ने क्या किया, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफरीन, ठीक है ना, कॉजिंग टॉक्सिसिटी,
ठीक है। या रिफाम्पिसिन जो है उसने इंड्यूस कर दिया, ठीक है ना, इंड्यूस मतलब स्पीड अप, ठीक है ना, स्पीड अप कर दिया, ठीक है, इंड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफरिन। इसकी वजह से क्या हो गया, कॉजिंग रिड्यूस इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। ऑप्शन सी क्या होगा, रिफाम्पिसिन जो है वो बाइंड्स विद वारफरिन, ठीक है, इन स्टमक टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन लेते हैं, रिफाम्पिसिन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ वारफरिन थ्रू स्वेट, ठीक है। तो अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, आप सोचो, मैं बताता हूँ, पहले आप सोचो। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। कोई एक पेशेंट था जो पहले वारफरिन ले रहा था। वारफरिन क्या है, एक ब्लड थिनर है, ठीक है, वारफरिन क्या है, एक ब्लड थिनर है, ठीक है। लेकिन उसके बाद पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ और उसने रिफाम्पिसिन लेना शुरू कर दिया, पर कुछ दिनों के बाद देखा कि उसका जो ब्लड है वो क्लॉट होना शुरू हो गया दोबारा से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वारफरिन ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि वारफरिन स्टॉप्स वर्किंग। तो आपको सही रीजन बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या ऑप्शन है, रिफाम्पिसिन इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफरिन कॉजिंग टॉक्सिसिटी। सबसे पहले तो रिफाम्पिसिन है क्या, एंजाइम इंड्यूसर है कि एंजाइम इनहिबिटर है। रिफाम्पिसिन निम्नलिखित याद करो, GPRS, यहाँ पर R, ठीक है ना, यानी कि ये एंजाइम इंड्यूसर है, ठीक है ना। अगर एंजाइम इंड्यूसर है तो इसका मतलब ये है कि ये एंजाइम लीवर को बोलेगा और ज़्यादा मेटाबोलाइज करो, और ज़्यादा एंजाइम बनाओ, ठीक है। तो जिससे कि ड्रग जो है वो जो दूसरा ड्रग है, यानी कि जो वारफरिन है, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म जो बहुत तेज़ी से हो जाएगा, तो ये काम और स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इनहिबिट्स तो नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। रिफाम्पिसिन इंड्यूसेज, ये हो सकता है ना। तो रिफाम्पिसिन इंड्यूसेज मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफरिन कॉजिंग रिड्यूस्ड इफेक्ट, तो ऑप्शन हो गया बी, ठीक है ना। है ना। एक और क्वेश्चन अगर देख लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन समझो, इसे भी थोड़ा सा ऐसी घुमा फिरा के मैं दे रहा हूँ, समझो, सुनो। एक पेशेंट है, ठीक है ना, एक पेशेंट है जिसकी दवाई चल रही थी थियोफाइलिन, ठीक है। थियोफाइलिन उसकी दवाई चल रही थी। थियोफाइलिन जो है अस्थमा में हम देते हैं ना, फॉर अस्थमा, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इरिथ्रोमाइसिन लेना शुरू कर दिया, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये इरिथ्रोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो समझो कि एक पेशेंट था जो पहले थियोफाइलिन ले रहा था, क्योंकि उसको अस्थमा की बीमारी थी, तो वो थियोफाइलिन ले रहा था, पर उसको कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और उसने इरिथ्रोमाइसिन लेना शुरू कर दिया। इरिथ्रोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब क्या होगा कि जो पेशेंट है, पेशेंट जो है उसको ट्रेमर्स होने लगे और टैकीकार्डिया होने लगी, टैकीकार्डिया हो गया,
ठीक है ना, जो कि एक थियोफाइलिन का टॉक्सिसिटी है, साइंस ऑफ थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, या थियोफाइलिन ओवरडोज भी हम कह सकते हैं उसको। तो ऐसा हुआ क्यों? तो इसका ऑप्शन ए है कि इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना, इरिथ्रोमाइसिन induces metabolism of थियोफाइलिन। ठीक है, ऑप्शन बी इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन। ठीक है, ऑप्शन सी इरिथ्रोमाइसिन ब्लॉक्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ थियोफाइलिन। ठीक है, थियोफाइलिन। और ऑप्शन डी क्या है? इरिथ्रोमाइसिन इज एन एगोनिस्ट। ठीक है ना, एगोनिस्ट ऑफ थियोफाइलिन रिसेप्टर। ठीक है, तो बताओ, सोचो और इसका सही आंसर बताओ। ठीक है ना, तो देखो, पहले पेशेंट जो है थियोफाइलिन ले रहा था अस्थमा के लिए, कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, गले में इन्फेक्शन हुआ, उसने इरिथ्रोमाइसिन लिया जो कि एक एंटीबायोटिक है। फिर उसने देखा कि इसको ट्रेमर्स और टैकीकार्डिया होने लगा, जो कि थियोफाइलिन का टॉक्सिसिटी है। ठीक है ना, मतलब कि उसके ब्लड में थियोफाइलिन ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि इरिथ्रोमाइसिन है क्या? इरिथ्रोमाइसिन है एंजाइम, बताओ, एंजाइम इनहिबिटर, है ना। समझ गए? ये है एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है ना, अगर एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है, अगर ये एंजाइम इनहिबिटर है, यानी कि इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन। ठीक है, तो अगर ये एंजाइम इनहिबिटर है तो इसका मतलब ये है कि ये लीवर को बोलेगा और एंजाइम मत बनाओ, और जब ये एंजाइम नहीं बनाएगा तो थियोफाइलिन ब्लड में ज़्यादा होता जाएगा, और फिर जो है थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी या ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो गया सही आंसर, ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखोगे? चलो एक और क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है कि ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं, है ना, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एक्टिव व्हेन यू टेक दम। ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो जब हम शुरू में लेते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। लेकिन जो लीवोडोपा है, ठीक है ना, जो लीवोडोपा है, ठीक है ना, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं लीवोडोपा, बताओ? लीवोडोपा हम यूज़ करते हैं पार्किंसंस डिजीज में। तो पार्किंसंस डिजीज में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये शुरू में इनएक्टिव रहता है। ठीक है, जब हम इसको बाहर से मतलब खाते हैं तो ये शुरू में इनएक्टिव रहता है। ठीक है, लेकिन जब ये बॉडी में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है ना, जब ये बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है तो ये फिर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डोपामीन में कन्वर्ट होता है, तभी इसका कोई इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तभी इसका कोई इफेक्ट होता है। तो यानी कि पहले इनएक्टिव था, पहले ये लीवोडोपा फॉर्म में था, तो पहले इनएक्टिव था, तो तब इसका कोई इफेक्ट नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जब ये मेटाबोलाइज हुआ और डोपामीन में कन्वर्ट हुआ तभी इसका कोई इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो लीवोडोपा है इसको हम क्या बोलेंगे? इस जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए एंजाइम इंड्यूसर,
एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है, या एंटागोनिस्ट, या क्या बोलेंगे बताओ, प्रोड्रग या प्लासिबो, ठीक है ना, प्लासिबो। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो ये जो ड्रग है जब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और जब मेटाबोलाइज होता है फिर उसका एक्टिव फॉर्म निकल के आता है, तो इस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, इस ड्रग को हम बोलते हैं प्रोड्रग, ठीक है ना, प्रोड्रग हम बोलते हैं, समझ गए। तो ये इसका सही आंसर है ना। इसका ऐसे एक तो लिवोडोपा है, एक और कोई एग्जांपल बताओ, दूसरा एग्जांपल होता है इनालप्रिल, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये दोनों बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं। अच्छा ये तो इनएक्टिव, इनालप्रिल तो जो इनएक्टिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, इसका एक्टिव फॉर्म है इनालप्रिलाट, इनालप्रिलाट, ठीक है ना, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सबसे कॉमन जो फेज 2 में जो सबसे कॉमन मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है ना, वो कौन सी है। फेज 2 में सबसे कॉमन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि हम कोई शुगर लाइक मॉलिक्यूल को ड्रग के साथ अटैच करते हैं जिससे कि वो एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, समझ लो। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका एसिटाइलेशन, ऑप्शन सी ग्लूकुरोनाइड, और ऑप्शन डी ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन था, कॉन्जुगेशन ग्लूकुरोन, और ऑप्शन डी क्या है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, फेज 2 का रिएक्शन है, ठीक है ना, फेज 2 में क्या होता है, ऑप्शन सी ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक से भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटीड एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है, बाय।